हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप सभी। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। आपने पिछली वीडियो में देखा कि हम जितने भी सारे पॉजिटिव टैग वर्ड थे देख लिए थे, और आज हम नेगेटिव टैग वर्ड के बारे में बात करेंगे। पॉजिटिव टैग वर्ड में हमने लगभग 29 ठो बताया था आपको कि आपके एग्ज़ाम में जो पेडागोजी का क्वेश्चन आएगा उसमें अगर ये सब मिलते हैं आपको तो ये सारे क्या होंगे, आपके सही होंगे। तो आज मैं उससे आगे की बात करूँगा। 29 तक हो गया, 29 के बाद हम बात करेंगे जो कुछ बचा हुआ था थोड़ा सा पॉजिटिव टैग वर्ड, उसको ले लेते हैं। फिर इसके बाद जितने सारे नेगेटिव टैग वर्ड है सभी से में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो 30 वाला देखिए क्या है। 30 हमारा है कारणों का पता लगाना। जब आप किसी बच्चे का क्या कर रहे हैं, जब किसी बच्चे को आपने कुछ पढ़ाया, कुछ समझाया, कुछ सिखाया और वो बच्चा उसमें क्या है, सीख नहीं पाया, कुछ चीज़ों को सीख नहीं पाया, जान नहीं पाया, समझ नहीं पाया, तो उसके कारणों का पता लगाना क्या कहलाता है, निदानात्मक चिंतन या निदानात्मक कहलाता है। तो निदानात्मक का मतलब होता है निदानात्मक का मतलब होता है कारणों का पता लगाना। तो जब किसी बच्चे का मापन या मूल्यांकन हम करते हैं तो मापन मूल्यांकन हम इसलिए करते हैं ताकि उसकी मानसिक स्तर को हम जान सकें कि मैंने जो कुछ भी बच्चे को सिखाया वो उसमें किस हद तक सीख पाया और कहाँ तक नहीं सीख पाया। तो जो चीज़ें वो बच्चे नहीं सीख पाते हैं उस चीज़ को जानने के लिए हम क्या करते हैं, निदानात्मक का काम करते हैं। कारणों का पता लगाते हैं कि बच्चा क्यों नहीं सीख पाया। जब हम कारणों का पता लगा लेंगे तब अपने शिक्षण विधियों में चेंजेस करके बच्चे को पहले से बेहतर बना सकते हैं। तो हम मापन और मूल्यांकन इसलिए करते हैं ताकि बच्चे को पहले से बेहतर बनाया जा सके। उसी मापन और मूल्यांकन में आपको आएगा कारणों का पता लगाना। तो जिस ऑप्शन में आपको मिलेगा कि कारणों का पता लगाना, तो मतलब समझिएगा वो ऑप्शन क्या होगा, हमारा सही होगा। अगला है हमारा कि अर्थपूर्ण पढ़ना, भाव और विचारों को समझना। कभी कभी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि मतलब कोई सेंटेंस दिया जा रहा है या कोई कविता, कोई कहानी दी जा रही है, तो उसके पढ़ने के पीछे क्या उद्देश्य है, मतलब पढ़ने का क्या उद्देश्य है, या कहानी विधि से क्या तात्पर्य आप सीखते हैं। मतलब जब ऐसे कुछ क्वेश्चन आए तो उसमें आपको ध्यान देना है कि उसमें अगर लिखा होगा अर्थपूर्ण पढ़ना, भाव और विचारों को समझना, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे तो आपके क्या होंगे, सही। वो ऑप्शन क्या होंगे, आपके सही होंगे अगर ऐसा ऑप्शन आपको मिलता है तब। जैसे हम कर सकते हैं अर्थपूर्ण पढ़ना। अर्थपूर्ण पढ़ने का मतलब ये कि हम किसी भी सेंटेंस को पढ़ रहे हैं या किसी वाक्य को भी हम पढ़ रहे हैं तो मेरा पढ़ने का ध्येय क्या है, मेरे पढ़ने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि उसके पीछे जो अर्थ छिपा हुआ है या जो भाव छिपा हुआ है या जो विचार उसके पीछे के हैं, उन विचारों को समझना ही क्या कहलाएगा, पढ़ना कौशल, वाचन कौशल नहीं, पठन कौशल कह सकते हैं। तो पढ़ने का सेंस ये होता है, और सुनना या पढ़ना ये तभी आपका अच्छा माना जाएगा जब किसी और के विचारों को और भावों को आप सुन के या पढ़ के उसके विचारों और भावों को भली बात समझ जाएं, तो क्या कहलाएगा, पठन कौशल कहलाएगा और श्रवण कौशल कहलाएगा। तो आपका पढ़ने का मेन उद्देश्य होता है कि उसमें अगर आपको ऑप्शन मिले अर्थपूर्ण पढ़ना, भाव और विचारों को समझना, अगर मिलेगा तो ऑप्शन आपको हमारा सही होगा। अगला है सरल तार्किक, अधिगम स्पष्ट, क्रमबद्धता। ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे मैथ में, ठीक है। किस में मिलेंगे, मैथ में। जिस ऑप्शन में लिखे सरल, तार्किक, अधिगम स्पष्ट, क्रमबद्धता, वो क्या होंगे, सही होंगे। अगर किसी बच्चे के सामने आप कोई समस्या दे रहे हैं तो वो क्या होनी चाहिए, एकदम एक क्रम में व्यवस्थित होना चाहिए, जिससे क्या है बच्चे आसानीपूर्वक समझ पाए उसके क्वेश्चन को। जब तक वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे तब तक वो क्या है, उसके प्रति वो चिंतन नहीं करेंगे। जब चिंतन नहीं करेंगे तो उनका मानसिक विकास या उनका बौद्धिक विकास नहीं होगा, ठीक है। तो मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए चिंतन करना अति आवश्यक है। बिना चिंतन के आपका क्या है, मस्तिष्क का विकास नहीं हो सकता है। और चिंतन आप तभी करेंगे जब कोई चीज़ आपके पूर्व ज्ञान से जुड़ी होगी, ठीक है। आपके पूर्व ज्ञान का मतलब आपके घर परिवार की जो स्थिति है आपका जो है वहाँ से जुड़ी होनी चाहिए। आगे बढ़िए। अगला है जिस ऑप्शन दिखे समझ, तर्क, वितर्क, तार्किक चिंतन, ये सब जिस ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे क्या होगा, सही होगा। आपको अभी ने बताया ना, तार्किक चिंतन का विकास। तार्किक चिंतन जब आप करेंगे, जब आप चिंतन करते हैं तभी भैया नई नई चीज़ों का रचनात्मक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण सृजित करना, रचना करना, इन सब चीज़ों का विकास होता है। और जब इन सब चीज़ों का विकास होता है तो बच्चे की मानसिक क्षमता क्या होती है,
बढ़ती जाती है। तो ये कह सकते हैं उसका मानसिक विकास और अच्छा हो जाता है। अगला है विस्तार पर ध्यान देना। जिस ऑप्शन में लगे कि नहीं पूरा विस्तार पूर्वक अच्छे से एक एक पॉइंट को हूबहू मतलब अच्छी तरह समझाया जा रहा है, वो ऑप्शन क्या होंगे आपके सही हो जाएंगे। ठीक है। आंतरिक प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा का मतलब ये होता है जब बच्चे किसी काम को करने के लिए अंदर से। आंतरिक प्रेरणा क्या होता है? आंतरिक प्रेरणा हम किसे कहते हैं? देखिए, प्रेरणा दो प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक और एक होता है बाह्य प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा का मतलब ये होता है जब किसी काम को करने के लिए आप अंदर से तत्पर हो। ठीक है ना। जब किसी काम को, प्रेरणा मतलब होता है प्रेरणा मतलब होता है तत्पर होना। क्या होना? तत्पर होना। और प्रेरणा आंतरिक मतलब अंदर से किसी काम को करने के लिए अगर अंदर से आप तत्पर हो, अंदर से आप आंतरिक रूप से आपकी इच्छा हो रही है, आप अंदर से तैयार हो किसी काम को करने के लिए, तो उस काम को आप बहुत बेहतर तरीके से कर पाओगे। और एक होता है बाह्य प्रेरणा। बाह्य प्रेरणा का मतलब ये होता है कि आपको किसी काम को करने के लिए बाहर से फोर्स किया जाता है। क्या किया जाता है? आपको किसी काम को करने के लिए बाहर से फोर्स किया जाएगा तो बाह्य प्रेरणा कराएगा। और जब कोई बाह्य प्रेरणा से कोई काम करवाया जाता है भैया, तो वो क्या है, आप जब तक सामने वाला रहेगा तब तक तो काम करेंगे। जैसे ही वो आपके आंखों से ओझल होगा, जैसे वो आपसे दूर होगा, आप क्या करेंगे, आपके कार्य करने का क्षमता, जो आपको जो कार्य करने की जो कैपेसिटी है, चाहे क्षमता कह लीजिए, चाहे जो कार्य करने की जो स्पीड है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो होता है बाह्य प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा का मतलब ये होता है कि कोई आपको कहेगा ही नहीं, कोई ना आपको पढ़ने के लिए कहेगा, कोई ना आपको घूमने के लिए कहेगा। किसी काम के लिए जब हम क्या है, अंदर से तत्पर हों और उस काम को बिना किसी के कहे, बिना किसी के बोले, उस काम को क्या है, हम कंटिन्यू करते रहते हैं, तत्पर लगन से करते रहते हैं, तत्परता से लगन के साथ करते रहते हैं, तो क्या कहलाता है? आंतरिक प्रेरणा। ये जहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गतिविधि आधारित अधिगम। गतिविधि आधारित अधिगम का सेंस ये है कि जब बच्चे को आप गतिविधियों के साथ जोड़ के, जब बच्चे को आप किसी गतिविधि के साथ जोड़ के समझाएंगे, सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, तो क्या होता है, उनके द्वारा सीखा हुआ ज्ञान वो लंबे समय तक उनके मन मस्तिष्क में क्या होता है, अस्थायी होता है। तो इसलिए बच्चों को क्या है, करके सीखने पे जोर देना चाहिए। और उनको कोई भी चीज़ अगर आप सिखा रहे हैं, वो अच्छे से अगर समझ नहीं पा रहे हैं, सीख नहीं पा रहे हैं, तो उनको जैसे मान लीजिए कोई कहानी है या कोई स्टोरी है, कोई कहानी है, मान लीजिए कहानी को क्या कर रहे हैं, आपका बच्चे को सुना रहे हैं और बच्चे उस कहानी को अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करिए, उनकी गतिविधियों में उस कहानी को उतारिए। जैसे नाटक मंचन करवाइए, उनको रोल करवाइए उसमें से। तो उससे क्या होगा कि जो नाटक मंचन के थ्रू, नाटक मंचन में जिसको जो रोल मिलेगा, तो कम से कम उस रोल के भाव और विचारों को समझ लेगा। और तो उसमें समझ लिए कि वो जो उसके द्वारा जो सीखेगा, वो उसके लिए लंबे समय तक के लिए अस्थायी हो जाएगा उसके मन मस्तिष्क में। जैसे आप कभी अपने स्कूल और विद्यालय में, आप अपने क्या है, कभी स्कूल में या कहीं कोई फंक्शन में, शादी ब्याह कोई भी हो, जहाँ पे अगर कोई काम अगर जैसे आपको डांस करना है, चाहे आपको नाटक मंचन करना है या किसी के ऊपर भाषण देना है, आज से आप 10 साल पहले भी किए होंगे, तो वो आपको चीज़ें याद होंगी, क्योंकि वो आप करके सीखे हैं। तो करके सीखने पे एनसीएफ हमेशा क्या करता है, जोर देता है। जहाँ पे ऑप्शन मिलेगा वो क्या होगा, सही होगा। प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा जहाँ मिलेगा भैया, वो क्या होगा, सही होगा आपका। प्रगतिशील शिक्षा कहीं भी अगर आपको ऑप्शन मिले तो क्या होगा, प्रगतिशील मतलब कि लगातार अब बच्चे को आगे बढ़ाने का, प्रगतिशील मतलब प्रगति करना, प्रोग्रेस करना, बढ़ावा देना। ठीक है, तो वो ऑप्शन आपका सही होगा। त्रुटि एवं प्रयास। त्रुटि और प्रयास जानते हैं, ठंडाई की बात की जा रही है, लेकिन कहीं भी अगर आपको ऑप्शन में मिले त्रुटि और प्रयास, तो क्या होगा, आपका सही होगा। क्योंकि अधिगम क्या है, गलतियाँ करना स्वाभाविक है। अगर आप अधिगम कर रहे हैं, तो गलतियाँ करना क्या होता है, स्वाभाविक होता है। तो गलतियाँ जो है अधिगम का हिस्सा है, इसलिए इसको क्या है, सकारात्मक वेव में लेके जाना है आपको, पॉजिटिव वेव में लेके जाना है। कि अगर कोई बालक कुछ काम कर रहा है, उससे गलतियां हो रही हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं वो क्या है, कुछ ना कुछ नई चीज़ वो सीखने की कोशिश कर रहा है। जैसे आपने बच्चे से पानी मांगा गिलास का, तो बच्चा पानी गिलास खिला के दिया और गिलास अचानक से टूट गया रास्ते में लाते लाते, तो आपको बच्चे को डांटना नहीं है, अगली बार फिर से उसे पानी मंगवाइए। तो क्या है कि वो कोशिश करेगा कि अगली बार गिलास न टूटे। तो उसके लिए वो जो त्रुटि की होगी, जो उससे गलती हुई होगी, जिसकी वजह से कांच का गिलास टूट गया, वो अगली बार गलती न करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए त्रुटि एवं प्रयास जिस ऑप्शन में आपको मिलेगा, वो क्या होगा, आपका सही होगा। आइए निदान एवं उपचार। निदान एवं उपचार, ये निदानात्मक और उपचारात्मक, अभी ऊपर हम पढ़े कारणों का पता लगाना। जो ये कारणों का पता लगाना, इसी का मतलब होता है निदानात्मक या निदान करना। उपचार में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है निर्देशन और एक होता है परामर्शन। एक होता है निर्देशन, एक होता है परामर्शन। जब कोई समस्या बच्चे के सामने दी जाती है,
जब किसी बच्चे के सामने कोई समस्या दी जाती है, और समस्या को समस्या हम तभी मानेंगे जब उसके वो क्या हो, पूर्व ज्ञान से जुड़ा हो। जब बच्चे के पूर्व ज्ञान से जुड़ी कोई समस्या दी जाती है, उसके बाद भी बच्चा उस कार्य को नहीं कर पाता है, तो उसके पीछे रीज़न का पता करना, कारण का पता लगाना क्या कहलाता है, निदानात्मक या निदान करना। तो हम कारणों का पता लगाते हैं कि बच्चे का मानसिक क्षमता कमज़ोर है, कि शारीरिक रूप से कमज़ोर है, कि आनुवंशिकी लक्षण कुछ प्रॉब्लम है, आनुवंशिकी का क्या, वातावरण का क्या, ऐसे सारे इफेक्ट को हम देखते हैं। या तो मानसिक क्षमता कमज़ोर होगी, या तो उसको बेहतरीन वातावरण नहीं मिल पा रहा होगा, ठीक है, या तो किसी दुर्घटना की वजह से उसका मानसिक क्षमता कमज़ोर हो गया हो, चोटिल हो गया हो, तो और या तो पर्यावरण नहीं मिल पा रहा है, या तो वंशानुक्रम उसके माता पिता द्वारा जो जीन मिले वो भी सही ना हो। तो ये सब चीज़ों को ध्यान देना क्या कहलाएगा, निदानात्मक चिंतन या निदानात्मक कारणों का पता लगाना। एवं उपचार का मतलब होता है, और उपचारात्मक मतलब ये होता है कि जब आप किसी जो रीज़न पता आप कर लेंगे कि उसकी मानसिक क्षमता या बौद्धिक क्षमता या फिर शारीरिक रूप से या फिर पोषण आहार, संतुलित आहार, मतलब रीज़न आप पता कर लिए। रीज़न को पता करने के बाद आप क्या करेंगे, उसका उपचार करेंगे कि बच्चे को अब हम किस तरीके से सिखाएं कि बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए। कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं सीखना ही नहीं चाहते हैं, तो कभी कभी यहाँ पे हो सकता है अध्यापक का व्यवहार भी हो सकता है, या तो बच्चे का मानसिक निरूपण, मतलब ये कर सकते हैं कि बच्चे की मानसिकता जो है वो है कि वो सीखना ही नहीं चाहता, तो ये भी हो सकता है। या तो बच्चे की रुचि नहीं बन पा रही है, ये भी हो सकता है। सीखने के कई सारे रीज़न हैं। आप उस रीज़न को पता लगाएंगे तो उसे कहेंगे निदानात्मक, और रीज़न का पता लगा के उसका क्या करेंगे, उपचार, तो क्या कहलाएगा, उपचारात्मक, ठीक है। उपचारात्मक हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक का है आपको निर्देश देना पड़ेगा, और दूसरा क्या है, परामर्शन। एक क्या है, एक निर्देश देना पड़ेगा, दूसरा परामर्शन। निर्देश में क्या होता है भैया कि निर्देश में आप बस बच्चे को रास्ता दिखाएंगे। आप निर्देश से ये समझ सकते हैं, ले वाइगोस्की को ले लीजिए। ले वाइगोस्की क्या कहते हैं कि एक शुरुआत में मदद देना है और क्या करना है, एक बीच में मदद देना है। ले वाइगोस्की क्या कहते हैं, एक शुरुआत में मदद देना है, एक बीच में मदद देना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको चीज़ें देखने के लिए दिख रही होंगी इसमें कि निर्देश मतलब बच्चे को क्या करना है, रास्ता दिखाना है कि पहले भैया मल्टीप्लाई कर लो, फिर ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, फला फला कर लो, इसके बाद आंसर आपका मिल जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, निर्देश। और उपचार और ये परामर्श क्या कहलाएगा कि बच्चा जो है कि सब कुछ बताने के बाद भी वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहा है। बताने के बाद भी बच्चा जो है क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेंगे, उसके साथ आप बैठ के अच्छे तरीके से उसके साथ बैठ के क्वेश्चन को लास्ट तक आप क्या करेंगे, हल करवाएंगे। तो उसे कहेंगे हम परामर्श, ठीक है। इसे कहेंगे निर्देश और इसे कहेंगे परामर्श। जिस ऑप्शन में आपको निदानात्मक और उपचारात्मक दिख जाए, या समस्या समाधान, इसका दूसरा नाम हो सकता है समस्या समाधान। कहीं आपको अगर ऑप्शन में सब मिल जाए तो समझिएगा ये सब सारे ऑप्शन क्या होंगे, आपके सही होंगे। अब एक होता है वंशानुक्रम एवं वातावरण। वंशानुक्रम का मतलब ये होता है कि वंशानुक्रम और एवं वातावरण जहाँ पे मिलेगा। जैसे वंशानुक्रम का मतलब ये होता है कोई बच्चे की वंशानुक्रम, जैसे जिसके माता पिता बहुत अच्छे हैं, मतलब पढ़ने में अच्छे हैं, या फिर उनका मस्तिष्क या मानसिक विकास या बौद्धिक विकास अच्छे लेवल पे है, तो उनके बच्चे में भी वो गुण पाए जाएंगे। हमने बताया हमने वंशानुक्रम में क्या बताया था आपको कि वंशानुक्रम हम उसे कहते हैं जो माँ बाप के द्वारा जो गुण बच्चे के अंदर जाते हैं। और बच्चे के अंदर गुण कैसे जाते हैं, जीन के माध्यम से। किसे जाते हैं, जीन के माध्यम से। और जीन कहाँ पाया जाता है आपका, क्रोमोजोन में। जीन कहाँ पाया जाता है, क्रोमोजोन में। जब अच्छी किस्म की बीज होगी और अच्छा वातावरण होगा तो समझिए वहाँ पे फसल भी क्या होगी, अच्छी होगी। और कितना ही अच्छा बीज क्यों ना हो, अगर उसे रेगिस्तान में आप बो देंगे तो वहाँ पे क्या है फल आपको नहीं मिलेगा। बीज थोड़ा सा कम भी रहे, नॉर्मल भी रहे, तो अगर बेहतर इन्वायरमेंट मिले तो कुछ उसमें हो सकता है। लेकिन इन्वायरमेंट अगर नहीं हो तो क्या है, वहाँ पे वंशानुक्रम कितना भी अच्छा हो उसका इफेक्ट आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो जिस ऑप्शन में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों एक साथ मिले वो समझिए वो क्या होगा, सही होगा। अगला है व्यक्ति विभिन्नता। जिस ऑप्शन में व्यक्ति विभिन्नता का सम्मान किया जाएगा वो ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। व्यक्ति विभिन्नता का मतलब होता है कि दो लोगों में भिन्नता, किसी न किसी आधार पे दो लोगों में जो भिन्नता पाई जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिक विभिन्नता। जाति, धर्म, लिंग, आयु, समाज, संस्कृति, समुदाय, ठीक है, इन सब के आधार पे, चाहे सोचने के आधार पे, चाहे शारीरिक आधार पे, किसी न किसी एक पक्ष या किसी न किसी एक आधार पे जब दो लोगों में पाई जाएगी भिन्नता तो उसे कहेंगे व्यक्तिक विभिन्नता। तो जिस ऑप्शन में व्यक्तिक विभिन्नता का सम्मान किया जाएगा वो ऑप्शन क्या होगा, आपका सही होगा। व्यक्तिक विभिन्नता को पढ़ाने के लिए आप अगर अध्यापक हैं तो आपको अधिक से अधिक शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप क्या है, क्योंकि सारे बच्चे को एक ही क्वेश्चन के साथ आप क्या हैं, संतुष्ट
नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए अलग अलग एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति विभिन्नता पाई जा रही है तो सबके अंदर सोचने समझने तर्क वितर्क करने की क्षमता अलग अलग होगी, तो सबका मानसिक स्तर भी अलग होगा। तो इस हिसाब से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि नहीं किस बच्चे को किस हिसाब से हम सिखाएं या किस बच्चे को किस हिसाब से हम बताएं, ताकि सारे क्लास को हम क्या समावेशी के अंतर्गत ला सकें। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला हमारा वंशानुगत वातावरण, यहाँ तक बात हो गई थी, व्यक्ति विभिन्नता की बात हो गई थी। ठीक है, वैयक्तिक भिन्नता, ये व्यक्ति विभिन्नता के लिए चाहे व्यक्ति विभिन्नता 2 बार हो गया है, कोई बात नहीं, इस पर फोकस मत करिएगा। देखिए, जिस ऑप्शन में आपको मिले रचनात्मक, सृजनात्मक सोच विकसित करना या अपसारी चिंतन या विश्लेषण की क्षमता मिलेगा, और ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। रचनात्मक मतलब ये होता है नई चीज़ों का निर्माण करना, रचनात्मक मतलब नई चीज़ों का निर्माण करना, रचनात्मक, सृजनात्मक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये कहीं भी जिस ऑप्शन में भी आपको मिले समझिएगा ऑप्शन आपका क्या होगा सही होगा। सबका सेंस एक ही होता है, रचनात्मक, सृजनात्मक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इन सब का मतलब एक ही होता है कि मतलब नई चीज़ों की उत्पत्ति करना या नई चीज़ को बनाना। ठीक है, वो भले काम में आने लायक हो या ना हो, लेकिन फिर भी क्या कहलाएगा, वो रचनात्मक और सृजनात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आपने बनाया चावल, चाहे सब्जी, चाहे रोटी, कुछ भी बनाया, भले ही आपकी सब्जी खाने योग्य नहीं है, लेकिन आपने सारे वैज्ञानिक चरणों को पास करते हुए सब्जी को बनाया है कि कब तेल डालना है, कब मसाला डालना है, कब क्या क्या डालना है, आलू सब्जी फला ढेकाना सब कुछ, तो आपने सब्जी बनाया, सब्जी भले खाने योग्य नहीं, लेकिन कुछ तो नई चीज़ बनी। तो नई चीज़ों का निर्माण करना या सृजन करना या नई चीज़ बनाना क्या कहलाता है, रचनात्मक, सृजनात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब सारी चिंतन मतलब ये होता है कि आप किसी एक वस्तु, किसी एक विषय वस्तु या किसी पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि किसी एक वस्तु के बारे में आप कई तरह से सोच पाना या कई तरह से उसका आंसर दे पाना, वो क्या कहलाएगा, अपसारी। क्या कहलाएगा, अपसारी। अपसारी को आप कह सकते हैं मुक्त अंत वाले प्रश्न, क्या कह सकते हैं, मुक्त अंत वाले प्रश्न। ठीक है, क्या कह सकते हैं, मुक्त अंत वाले प्रश्न। जहाँ पे मुक्त अंत वाला मिल जाए, अपसारी चिंतन मिल जाए, वो ऑप्शन क्या होगा सही। मुक्त अंत वाले प्रश्न और अपसारी चिंतन का मतलब ये होता है कि आपके विचारों को जिसमें महत्व दिया जाएगा। ठीक है, आपसे हमने पूछ दिया कि आप अपने मम्मी के बारे में बताइए या अपने पापा के बारे में बताइए, तो आप बहुत कुछ बता जाएंगे, तो वो कहलाएगा अपसारी चिंतन और मुक्त अंत वाले प्रश्न कहलाएंगे। अगर आपसे पूछ दिया गया कि आप अपने पापा का नाम बताइए, अपने मम्मी का नाम बताइए, तो उसे आप केवल एक शब्दों में दे सकते हैं। तो हम कह सकते हैं किसी विषय वस्तु के बारे में हम अनेकों शब्दों में उसका आंसर दे सकते हैं, तो वो कहलाएगा अपसारी चिंतन। अगर एक शब्द में देंगे तो क्या कहलाएगा, अभिसारी चिंतन या बंद अंत वाले प्रश्न। तो बंद अंत वाले प्रश्न आपके हमेशा गलत होंगे। ठीक है, मुक्त अंत वाले प्रश्न आपके हमेशा सही होंगे, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आगे आ जाइए, विश्लेषण क्षमता। विश्लेषण क्षमता का मतलब क्या होता है, विश्लेषण क्षमता मतलब होता है कि किसी विषय वस्तु के बारे में या किसी वस्तु के बारे में टुकड़ों में तोड़ के जानकारी एकत्रित कर, टुकड़ों में तोड़ के समझना या जानना, वो क्या कहलाएगा, विश्लेषण क्षमता। जब आप किसी चीज़ को टुकड़ों में तोड़ तोड़ के समझेंगे, हर पार्ट के बारे में जानेंगे, हर छोटी छोटी चीज़ के बारे में जानेंगे, तब आपके अंदर एक मानसिक क्षमता ऐसी, मतलब आपके अंदर ऐसी शक्ति आएगी, ये कह सकते हैं कि आप उस विषय या उस वस्तु के बारे में अपसारी चिंतन कर सकते हैं, मतलब कई तरीके से उसका जवाब आप दे सकते हैं। विश्लेषण से आपका रचनात्मक, सृजनात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होता है। अपसारी से भी रचनात्मक, सृजनात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होता है। तो इन सारे ऑप्शनों को आप ध्यान में रखिएगा, ये सब हमारे क्या हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। आइए अब आपको लेके चलते हैं नेगेटिव की तरफ। किस पे आपको ध्यान देना है, कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे तो आपके क्या होंगे, गलत होंगे। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आपके ऑप्शन में तो बहुत पुरानी चीज़ हो गई है, ठीक है, कुछ मैं नई चीज़ बताऊंगा, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर आपके ऑप्शन में कहीं केवल दिख जाए या ही दिख जाए या मात्र दिख जाए या किसी ऑप्शन में आपको ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है, बच्चे के ऊपर फोर्स किया जा रहा है या प्रताड़ित किया जा रहा है, तो परेशान किया जा रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा, हमारा गलत होगा। रटने पे एनसीएफ क्या करता है, मना करता है। आपको रटन प्रणाली से क्या करना है, मुक्त करना है। याद करना या रटना बात एक ही है, कंठस्थ करना बात वही है। दंड देना, सज़ा देना, ठीक है, ये दोनों क्या है, एक ही ऑप्शन है। दंड देना या सज़ा देना क्या है, अगर किसी ऑप्शन में आपको ये सारे वर्ड मिलते हैं तो समझिए वो सब क्या होंगे, सारे सब गलत होंगे। आप क्या एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आपको बच्चे को क्या समस्यात्मक बालक नहीं बोलना है, क्या समस्यात्मक बालक आपको नहीं बोलना है,
ठीक है, ध्यान दीजिए। आप क्या करना है, समस्यात्मक बालक नहीं बोलना है। बच्चे क्या है, समस्यात्मक नहीं होते हैं। बच्चे के अंदर जन्मजात क्षमता होती है नॉम चॉम्स्की के अनुसार, ठीक है। बच्चे के अंदर तर्क वितर्क करने की क्षमता होती है जीन पियाजे के अनुसार। अब बच्चे एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, सामाजिक ज्ञान उनको होने लगता है धीरे धीरे लेवाइगोस्की के अनुसार। तो बच्चे को जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं व्यवस्था में गड़बड़ी है, ना कि बच्चे में गड़बड़ी। तो कभी भी किसी बच्चे को आप समस्यात्मक बालक नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अगला है, जिस ऑप्शन में बच्चों को परेशान किया जा रहा है, हतोत्साहित, पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, और बच्चे कभी खाली प्लेट या कोरी पटिया नहीं होते हैं। लैंगिक असमानता, बच्चे के विचार, मातृभाषा, स्थानिक भाषा, बोलचाल की भाषा को महत्व न देना, ठीक है। निष्क्रिय छात्र बोलना, उच्च ग्रेडिंग शिक्षा, बच्चे के अंदर क्या अगर भेदभाव आप कर रहे हैं, ठीक है, दबाव दे रहे हैं या व्याख्या कर रहे हैं या कठोर अनुशासन लगा रहे हैं, भय युक्त वातावरण, मतलब जहाँ पे डरा के बच्चों को रखा जा रहा है, वो सारे ऑप्शन मिलेंगे तो क्या होंगे आपके, गलत होंगे। व्याकरण, छोटे बच्चों में आपको क्या है, व्याकरण नहीं सिखाना भैया, आपको बस क्या है, व्यवहारिक ज्ञान बच्चे को देना है, ना कि व्याकरण सिखाना। सिर्फ पेन पेपर या संख्यानात्मक या कठोर मानकीकरण या मानकीकृत या एकीकरण क्या दे दे, या एकीकृत क्या दे दे, या एकीकृत दे दे, तो ये सारे ऑप्शन क्या होंगे हमारे, गलत होंगे, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आपको जहाँ दिखे तो समझ लीजिएगा क्या होगा भैया, ये सारे ऑप्शन क्या होंगे आपके, गलत होंगे। यहाँ से हिंदी पेडागोजी स्टार्ट होती है, इसको हम कर ले लेंगे। और इसमें एक चीज़ और डाल लीजिए, अगर आपको कहीं मिले प्रतिस्पर्धा, क्या मिले, प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, कहीं पे अगर आपको ऑप्शन मिले प्रतिस्पर्धा तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है दो लोगों में तुलना करना, दो लोगों में तुलना करना। अगर भैया आप दो लोगों में तुलना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर आप दो लोगों में तुलना कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं समावेशी क्या है, कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, समावेशी का उल्लंघन कर रहे हैं। और समावेशी का उल्लंघन करने का सेंस ये है कि आप एनसीएफ का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए प्रतिस्पर्धा वाले ऑप्शन क्या होंगे, गलत होंगे, इस बात को याद रखिए। और बहुत नेगेटिव वर्ड हैं, लेकिन आपका इतने से काम चल जाएगा। और बाकी कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको सुनते सुनते पता चल जाएगा कि नहीं इसमें क्या होना चाहिए। तो आपके सामने अगर ये सारे नेगेटिव वर्ड किसी भी ऑप्शन में दिख जाएं तो क्या होंगे भैया, ये सारे क्या होंगे आपके, गलत होंगे। इस बात को आपको मान के चलना है। नहीं विश्वास है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लीजिए, हमने पीछे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रखा है पहले से। और इसके अलावा हमने जितने पॉजिटिव टैग वर्ड दिए हैं उस पर भी क्या आप फोकस करिएगा। उससे क्या होगा कि लगभग नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड से आपका लगभग बहुत सारा काम आपका निकल जाएगा। और आगे हम फिर देखते हैं, जैसे समय मिलता है, तो समय का अभाव इसलिए आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन बीच बीच में आपको वीडियो मिलता रहेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड हो गया, यहाँ से आप शिक्षण को क्या है आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में हमने क्या है लगभग 40 वीडियो केवल क्या है पेडागोजी के नाम पे बना हुआ है, वो भी थ्योरी, जिसमें एनसीएफ है, क्या है एनसीएफ, एनईपी, आरटीई, ये सारे कुछ क्या है आपके हैं उसमें, जिसमें क्या है आप उसमें जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं। एनसीएफ, ठीक है, एनसीएफ 2005, एनईपी 2020, ठीक है, और आरटीई कितना 2009। इसके बाद हिंदी पेडागोजी, हिंदी पूरी कंप्लीट पेडागोजी पहले भी पढ़ा चुके हैं हम, फिर अभी समय मिलेगा तो आगे भी पढ़ा देंगे। हिंदी के बाद आपका गणित, ये सारा कुछ 40 वीडियो में कंप्लीट है। गणित के बाद पर्यावरण, ठीक है, आप पर्यावरण के बाद आपका क्या है सीडीपी मनोविज्ञान, क्या है मनोविज्ञान। ये सारा आपको एक ही जगह प्लेलिस्ट में इतने सारा सब कुछ 40 वीडियो में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। आप एक ही जगह पे जाके क्या है इन सभी पेडागोजी को आसानी से पढ़ सकते हैं। और नेगेटिव पॉजिटिव आपको मिल ही गया है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए भैया तो लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि उससे हमें एक मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे वीडियो को उतना मैं जल्दी जल्दी वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि मैंने इतना सारा वीडियो बनाया तो मुझे लगता है समझ में नहीं आ रहा होगा चीज़ों को, मतलब, तो इसलिए मैं थोड़ा सा निष्क्रिय हो जाता हूँ, इसलिए बना नहीं पाता हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, ठीक है, अगर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे तो मैं क्या है वीडियो लगातार बनाना अभी से स्टार्ट करूँगा। तो अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, आपका काम हो जाएगा अभी भी।
जैसे नेगेटिव पॉजिटिव हो गया तो बस क्या है, फिर से मैं हिंदी पैडागोजी और ये सारी पैडागोजी में फिर से पढ़ा दूंगा आपको, जिसमें आपको अच्छी तरह पता है कि आपके पैडागोजी में कम से कम 80 नंबर आना है। पैडागोजी कम से कम 80 नंबर की आनी ही आनी है, ठीक है। 80 में अगर मैं पैडागोजी जो पढ़ाया अगर अच्छे से उसको देख लेंगे तो आपका कम से कम नहीं तो 60 से 65 नंबर का काम आपका हो जाएगा। 60 से 65 नंबर काम आपका हो जाएगा अगर पैडागोजी पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर 60 नंबर यहीं से मिल गया तो भैया ज़्यादा नंबर आपको चाहिए नहीं। अगर अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो 60 से 65 क्या आपका 80 नंबर में 70 नंबर भी आ सकता है। लेकिन कब, अगर नॉर्मली भी अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, बस केवल वीडियो देख लेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, तब भी आपका काम हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भैया धन्यवाद।